हेलो स्टूडेंट्स, आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा था कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, राइट। ये हमारे लिए इसमें कुछ खास बात है, तो वो एक और टॉपिक आगे आएगा। टेलर का, ये किसका है, ये फ्यूल के चल रहे हैं ना, आगे टेलर के आएंगे, उसमें वो ये सिद्धांत क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। वहां पर एग्जाम्पल है तो वहीं देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल, इंग्लिश में हम सेंट्रल बोलेंगे, राइट। यहां पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से मतलब है कि डिसीजन लेने का अधिकार किसके हाथ में? देखो, ये अपना एक डायग्राम है ना, ए बी जी, ये पेज नंबर 44 पर है ना। ए बी को आदेश दे सकता है, बी सी को आदेश दे सकता है, राइट। मान लो कि ये कंपनी में सबसे ऊपर, ये कंपनी का स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे ऊपर कौन है? ए। मतलब हर काम, यदि हर काम का डिसीजन कौन ले रहा है? ए ले रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये केंद्रीकरण है। अधिकारों का क्या है? केंद्रीकरण। मतलब एफ और के के हाथ में हमने अधिकार ही नहीं दिए, कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है? काम करना है। देखो, अपने घर में, अपनी फैमिली में जरा देखना, हमारे दादा के हाथ में बड़े डिसीजन होते हैं, हाँ या ना? कि दादा सब्जी आज क्या बनेगी उसका भी डिसीजन लेंगे। यदि दादा ये काम करने लग जाए तो उनके काम कौन करेगा? समझ में आ रही बात? तो दादा ने क्या करा कि आज क्या खाना बनेगा, ये या तो हमारी मम्मी पे छोड़ दिया, राइट, या फिर दादी के ऊपर छोड़ दिया कि तुम देख लेना, है ना। तो अधिकार यदि किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास ही है, तो हम उसको बोलेंगे कि क्या हुआ है? केंद्रीकरण हुआ है। ठीक है। पर यदि अधिकार अलग अलग लोगों पर उनकी क्षमताओं के अनुसार उनके ऊपर दिए गए हैं, जैसे हमारी मम्मी का ऊपर छोड़ दिया जाए कि आज क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। अधिकारों का केंद्रीकरण का उल्टा क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। तो जैसे कि मान लो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, एक के पास सभी तरह के अधिकार है, सारे तरह के अधिकार उसी के पास में, तो हम बोलेंगे क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। इनको नीचे वालों को कुछ अधिकार ही नहीं है डिसीजन लेने का, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये केंद्रीकरण हो गया। पर ए ने क्या करा? एफ को उसके क्षमता के अनुसार, उसकी जो भी क्षमता है, वो जिस लेवल पे काम कर रहा है, उसके अनुसार उसको अधिकार दिया है कि तुम इस तरह का डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि एक बैंक में आप जाते हो तो वहां पर एक मैनेजर होते हैं, है ना, बैंक मैनेजर। मान लो कि अब जरा जरा सोच के देखो, एसबीआई ब्रांच, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरे देश में ना जाने कितनी ब्रांचेस होगी, राइट। उनका हेड ऑफिस भी होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टॉप लेवल। यदि टॉप लेवल हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा, तो क्या वो टॉप लेवल आगे का कुछ काम कर पाएगा? बात समझो, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिए? अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर रखा है। ब्रांच मैनेजर के हाथ में एक अधिकार दिया है। मैं खुद जब बैंक में ऑडिट पे जाता था, ऑडिट का मतलब होता है उनको चेक करना, है ना। तो एक जगह जब मैं ऑडिट में था तो वहां पर पता चला कि एक मैनेजर के हाथ में करीबन 5 लाख रुपए का डिसीजन होता है। 5 लाख रुपए का यदि ब्रांच में कुछ जरूरत है तो उनको अपने सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हुआ यह था कि वहां पर एक सीनियर आए थे, ब्रांच मैनेजर का जो सीनियर है ना, जो मैं बोलता हूँ ना रीजनल मैनेजर, वो आए। उन्होंने देखा कि एसी बंद है, दोनों एसी बंद है। मेरे सामने की बात है ना, मैं अपना काम ऑडिट का कंप्यूटर पर कर रहा था। वो बड़े साहब ने पूछा मैनेजर से कि क्यों ये एसी क्यों बंद है? सर वो क्या है कि बार बार ठीक करवा रहे हैं, खराब हो जाता है, तो नया लेना है। और नए लेने के लिए हमने हेड ऑफिस में क्या करी है? एप्लीकेशन दे दी है। वो सीनियर इतना नाराज हुआ मैनेजर पे कि जब आपको
हमने अधिकार दे रखा है कि 5 लाख तक का आप कुछ भी सामान जो कि सर असेट ब्रांच में जरूरत है आप ले सकते हो। तो ये क्या 5 लाख से ज्यादा का आता है? तो फिर आपने एप्लीकेशन हेड ऑफिस क्यों भेजी? हेड ऑफिस में तो डिसीजन लेट होगा ना। उनके पास क्या एक काम है? क्या एक ब्रांच है? तुम्हारी एप्लीकेशन आते आते यहां से गर्मी से ठंड आ जाएगी बोले। समझ में आ रही बात? भैया जब तुमको 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट या खर्चा करने का अधिकार दे रखा है तो तुम करो। समझ में आई बात? तो ब्रांच लेवल पर उस मैनेजर के हाथ में क्या अधिकार दे रखा है कि 5 लाख रुपए तक का डिसीजन ले सकते हो। यदि उसके अंदर कोई व्यक्ति है, उसको 2 दिन की छुट्टी है, तो कौन दे सकता है? ब्रांच मैनेजर दे सकता है। पर 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? ब्रांच मैनेजर से ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा? यदि हम विकेंद्रीकरण करें डिसीजन का तो सही टाइम पर सही निर्णय होगा। जैसे मैंने बोला ना, मैनेजर के सीनियर ने क्या बोला? मैनेजर के सीनियर ने क्या बोला कि तुम जब तक परमिशन लोगे काहे की? एसी की, गर्मी से क्या आ जाएगी? ठंड आ जाएगी बोले, लेट हो जाओगे। तो कुछ अधिकार आपके हाथ में रखना जरूरी है। जैसे मम्मी को यदि हमने ये अधिकार नहीं दिया कि क्या बनाना है, ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं दिया, और दादाजी जब तक घूम के नहीं आते तब तक मम्मी बैठी रहेगी, हाँ ना? अब दादाजी घूम के, अब पता चला दादाजी को रास्ते में किसी की खबर मिल गई कि वहां गांव में ऐसा हो गया, दादाजी वही रास्ते में से वहां निकल गए। अब मम्मी बैठी है क्योंकि दादाजी आके बताएंगे। बात समझ में आ रही है ना तुमको? कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो मम्मी के हाथ में वो अधिकार होना चाहिए कि भैया क्या बनाना है, कैसे बनाना है। उनका डेली डिसीजन, उनका डेली काम का डिसीजन तो उनके हाथ में छोड़ो। इसको क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण। पर उनका ये डिसीजन भी किसने ले रखा है? दादा ने। तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ, चलो अब इसको फिर से पढ़ो, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को समझना है ना। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। कहने का मतलब ना तो आपको पूरी तरह से विकेंद्रीकरण करना है, समझ में आ रही बात, ना पूरी तरह से केंद्रीकरण करना है, दोनों का संतुलन रखना है। और अभी मैं वही बात कर रहा था, मम्मी के हाथ में सिर्फ कैसा डिसीजन होना चाहिए? खाने का काम है ना उनका बनाने का, तो खाने संबंधित डिसीजन उनके हाथ में। कि गोल्ड का कुछ खरीदना उनके हाथ में डिसीजन उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, और उनके हाथ में वो पूरा पैसा भी नहीं होना चाहिए। वो किसके हाथ में होगा डिसीजन? पापा जी के या दादाजी के। क्यों? गोल्ड खरीदना है, छोटा मोटा चीज थोड़ी ना है। तो गोल्ड खरीदना है नहीं खरीदना है, ये डिसीजन किसके हाथ में? पापा या दादाजी के। मान लो पापा जी के हाथ में। और दादाजी के हाथ में डिसीजन क्या है? कहाँ शादी करना है, कहाँ नहीं करना है ना? अपने घर में किसी बच्चे की शादी है, लड़का लड़के की, तो किस परिवार में होगी, किस में नहीं होगी। ठीक। दूसरी चीज, दादा कई बार डिसीजन भी लेते हैं, उसकी शादी में नहीं जाएंगे। क्यों? उसकी, वो हमारी शादी में नहीं आया था, उसकी शादी में नहीं जाएंगे। ये डिसीजन किसने लिया? दादाजी ने। क्यों? क्योंकि ये समाज के लेवल का काम है। इसमें मम्मी बोलेगी तो बोलेंगे अरे तुमको क्या मालूम है समाज में कैसे चलना पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या ये मम्मी डिसीजन लेगी? नहीं नहीं, हमारी मौसी की छोरी को लड़कों के शादी चाहूं तो जाऊंगा, गड़बड़ कर देगी ना मम्मी। तो समाज लेवल का डिसीजन दादाजी लेंगे। घर के काम का, घर में क्या खाना बनाना है, कौन डिसीजन लेगा? मम्मी लेगी। बात समझ में आ गई? तो बराबर संतुलन चाहिए। ठीक है। केंद्रीकरण का अर्थ है उच्च स्तर पर कुछ हाथों में, कुछ हाथों में मतलब कुछ लोगों का, टॉप लेवल में कुछ लोग ही होते हैं, हमने देखा था, अधिकारों का केंद्रीकरण। इस देखो तुम है ना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, अधिकार। केंद्रीकरण किसका? अधिकार का। विकेंद्रीकरण किसका? अधिकार का। ठीक है। जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रबंधन के सभी स्तरों पर, तीनों लेवल, है ना, अधिकारों का समान वितरण। समान वितरण मतलब उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो आवश्यक है निर्णय लेने का अधिकार उनको देना चाहिए। मम्मी को यार इतना तो अधिकार देना पड़ेगा ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब वो भी अधिकार तुम उनको नहीं दोगे तो लो भूखे मरना। तुम 12 बजे आके बोलोगे खाना दो, तो भैया बनेगा। समझ में आ रही है बात? एक संगठन को पूर्णतया केंद्रीकृत या पूर्णतया विकेंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? बेटा ये सही गलत में पूछ सकता है वो,
क्या बोल देता है? सत्य असत्य बताइए। एक संगठन को पूर्णतया केंद्रीकृत या पूर्णतया विकेंद्रीकृत होना चाहिए, नहीं को हटा देगा वो, तो तुम क्या बोलोगे? असत्य। और नहीं लिखा होगा तो क्या बोलोगे? सत्य, है ना? परंतु इनका स्तर, संगठन के आकार, अधीनस्थों की योग्यता, अधिकारों के अनुभव, अधिकारियों के अनुभव इत्यादि पर निर्भर करता है। मतलब हम केंद्रीकरण करेंगे या विकेंद्रीकरण करेंगे, ये किस पर बात पर निर्भर करेगा? इन चीजों पर। संगठन बहुत बड़ा है, बात को समझो, संगठन बहुत बड़ा है, तो आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संतुलन बना के रखना पड़ेगा, है ना? बड़े डिसीजन किसके? केंद्रीकरण, छोटे डिसीजन विकेंद्रीय, सबको बांट दिए। बात समझ में आ रही है? यदि डीसी जैसे अपना कोचिंग, यहाँ ज्यादा लोग काम नहीं करते, है ना, तो सारे डिसीजन मैं ही लेता हूं, है ना? तो सिंपल सी बात है ना, एक किराना दुकान पर क्या होगा? किराना दुकान का जो ओनर है वही सारे डिसीजन लेंगे, तो वहां अपन ये का खेल नहीं खेल सकते कि केंद्रीकरण ने विकेंद्रीकरण, तो संस्था के आकार पर निर्भर करेगा। अधीनस्थ की योग्यता, आपके असिस्टेंट में कितना दम है। जैसे किराना दुकान पर सेठ और उनका लड़का, तो लड़के को उन्होंने सिखा दिया कि जाके दुकान मतलब होलसेलर से माल खरीद के ले आना, और ये भी धीरे धीरे क्या दे दिया उसके हाथ में कि तेरे को जो समझ में आए ना वो लेके आ जाना। क्यों? क्योंकि वो दुकान पे बैठ रहा है, उसको मालूम है कि ग्राहक क्या मांग रहे हैं, और यदि होलसेलर के पास में वो मिल रहा है, बेटा देख लेना, तेरे हिसाब से ले आना। ये क्या हुआ? ये भी तो विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है? अधिकारी के अनुभव, है ना, उसके पास में अनुभव कितना है? चलो एक लड़का नया नया अभी एमबीए करके बना, ठीक, और आपने उसको मैनेजर की पोस्ट भी दे दी, पर आप उसको पूरे अधिकार नहीं दे सकते क्योंकि अभी उसको अनुभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप उसके थोड़े कुछ, जब तक उसको अनुभव नहीं होता तब तक आप उसके अधिकारों को रोक के रखोगे। समझ में आ रही बात? जैसे उसको अनुभव हुआ आप उसके अधिकार उसको दे दोगे। क्लियर? बेटा इसके फायदे नुकसान ये तो भी पढ़ लेना, है ना? क्योंकि देखो इतने अच्छे से समझाया तो ये तो चीजें सब इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है? सोपान श्रृंखला अपन ने पढ़ ली थी, वेरी गुड। व्यवस्थित और क्रमबद्धता का सिद्धांत, हाँ ये नहीं पढ़ा था ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था और क्रमबद्धता का सिद्धांत, इसको ये जो व्यवस्था और क्रमबद्धता लिखा हुआ है ना बेटा, इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, ऑर्डर, है ना? ये बहुत सारे शब्द पर्यायवाची हिंदी में उपयोग करेगा जिससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो तुमको क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बताओ? सर ऑर्डर देना कि ये से ये कर ले, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, गलत। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, है ना? अब यहाँ पर इस ऑर्डर का मतलब क्या है इसको समझो, इस सिद्धांत में इस ऑर्डर वर्ड का मतलब क्या है इसको समझो। एक वीडियो देखना यूट्यूब पर, कोई सा भी कार मैन्युफैक्चरिंग, क्या लगाओगे? कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, है ना? कार निर्माण, अब निर्माण तो लिख नहीं सकते यूट्यूब पे, मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ेगा। अच्छा वो लिज्जत पापड़ वाला देखा था? उसमें जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे बिजनेस स्टडी के वीडियोस देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने। वो लोग यूट्यूब पर एक वीडियो है, लिज्जत पापड़ मेगा किचन, है ना? आप उस पर डालिएगा मेगा किचन लिज्जत पापड़, तो आपको वो करीबन 45-40 मिनट का एक वीडियो है, वो जरूर देखना, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा हम उस पर एग्जाम्पल देंगे, इसलिए आपको वो हमारे एग्जाम्पल समझने के लिए वो वीडियो देखना जरूरी है। हाँ, तो उसमें क्या था? उसमें आपने देखा था पापड़ पैक हो रहे थे, सीन याद है? पापड़ पैक हो रहे थे ऋतुराज। तो जहां पर पापड़ पैक हो रहे थे वो दो लेडीज बैठी हुई थी, पापड़ उनके पास आते थे, वो क्या करती थी? तोलती थी, है ना? 1 किलो का पैकेट बना, और क्या करती थी? एक पॉलीथीन में, है ना, उसका जो पैकेट था उसमें रखती थी और छोड़ देती थी। हाँ या ना?
वो लेडीज कहीं जाती थी पापड़ लेने, या वो लेडीज उन पापड़ों को जब थैली में रख जाते थे उनको रखने के लिए कहीं जाती थी क्या? नहीं, वो एक जगह बैठी रहती थी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया? कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन का एग्जाम्पल हो गया। पर इसमें ऑर्डर भी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ऑर्डर, ये भी है। ऑर्डर का मतलब है एक कर्मचारी के पास उसके उपयोग की सारी चीजें वही होना चाहिए, उसको बार बार इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, उससे समय की बर्बादी होगी। वो लेडीज बैठी हुई है, पापड़ तोलने का काम है, तो वो सिर्फ क्या करती है, पापड़ तोलती है और उस इन्वेलप में रख देती है, वो पॉलीथीन में। पॉलीथीन पैक करने का काम भी कोई और कर रहा है, बात को समझो। नहीं तो एक व्यक्ति कर सकता था क्या, पैक करे, नहीं तोले, पैक करे और उसको फाइनली सील करने का काम भी वो कर सकती थी, पर नहीं, क्या करा, बस उसका काम क्या था, तोलने का, उसका वजन करने का काम था सिर्फ, और वजन करके एक पॉलिथीन में रखने का। पैकिंग का कोई और काम करेगा, उठा के कोई और लाएगा, उठा के कोई और ले जाएगा। कार्य का विभाजन तो समझ में आ गया होगा कि कितना छोटा सा काम कर रही थी वो, हाँ है ना। पापड़ चेक करने का भी काम हो रहा था, ध्यान देना, पापड़ चेक करने का काम है ना, वो सिर्फ पापड़ चेक करने का काम कर रही थी लेडीज, तोलने का काम नहीं था उसके हाथ में, वो सिर्फ पापड़ चेक करके आगे बढ़ा रही थी। तो जब वो तोलने का काम कर रही थी लेडीज, तो यहां पर ऑर्डर का भी सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है ना, ये भी है। वो ये कहता है कि एक कर्मचारी के पास में वो जो काम कर रहा है उससे संबंधित सारी चीजें उसके पास होना चाहिए। मतलब उसको यदि वजन तोलने का काम दिया है तो पापड़ उसके पास आना चाहिए और उसके पास से जाना चाहिए, है ना। उसकी मशीन उसके सामने होना चाहिए जिसपे वो तोल रही है। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, सही व्यक्ति को सही काम पर। आगे महत्वपूर्ण है, सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। यह है सही लाइन इस सिद्धांत की। क्या सही लाइन है? सही वस्तु सही स्थान पर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं यदि बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मेरा मार्कर, डस्टर कहां होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। जिस बुक्स में से पढ़ा रहा हूं वो बुक मेरे पास होना चाहिए, है ना। नहीं तो इधर उधर दौड़ते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो। ठीक है। सामग्री, मशीन, मशीनरी, श्रम आदि सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए। सामग्री समझ में आया, पापड़, मशीन वो पापड़ तोलने की, वजन करने की, और श्रम मतलब वो लेबर, ये तीनों सही जगह पर होने चाहिए। क्लियर? आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री का वीडियो देखना यूट्यूब पर, आप देखोगे एक कर्मचारी अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहेगा या वहीं बैठा रहेगा। वो जो भी कर रहा है ना, सब चीज उसके पास में ऑटोमेटिक आएगी, बस वो उसको क्या करेगा, कसने का या असेंबल करने का काम करेगा। जैसे कार फैक्ट्री का मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, है ना, तो उसमें देखना कि टायर कसने के लिए टायर लगाते हैं ना कार में, है ना, वो पूरा व्हील, पहिया, तो वो पूरा पहिया लगाने के लिए उसका एक ही काम है, सिर्फ पहिया लगाता है। वो क्या करता है, वो भी उठाता नहीं है, मशीन से ऐसा उठेगा, ठीक, वो सिर्फ उसको क्या करेगा, कसने का काम करता है, गर, गर, बस। टायर उसके पास है, नट बोल्ट उसके पास है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और सिर्फ उसका एक ही काम है, दिन भर बस वो ही करता है। दो सिद्धांत के पालन हो रहे, कौन से? कार्य का विभाजन और दूसरा ऑर्डर। क्लियर? एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए, प्रत्येक सामग्री कहां से प्राप्त होगी, कौन देगा, औजार किससे और कब प्राप्त होंगे, वह उसे कौन संचालित करेगा, सारा चीज फिक्स होगा। कर्मचारी का कार्यस्थल कहां है, वह किस समय होगा, आदि से संबंधित निश्चित व्यवस्था होना चाहिए। मतलब सब कुछ फिक्स होना चाहिए, कहां क्या है। क्लियर? इसके आप धनात्मक और ये प्रभाव पढ़ लेना, है ना। चलिए देखो, नोट, विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे इस सिद्धांत का पालन अपने अध्यापन के दौरान आवश्यक करें। मतलब वेरी गुड, जब आप पढ़ने बैठो तो पानी की बोतल आपके पास
जो जो नोट्स में से पढ़ना है वो सारे नोट्स आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप ज्यादा लंबे समय तक एक जगह बैठ के पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो ये सिद्धांत तो हर जगह काम आता है। कभी कभार कोई किराना दुकान देखोगे जो बहुत व्यवस्थित दिखेगी, और कभी कभार कोई किराना दुकान देखोगे समझ में नहीं आता इसके पास सामान कहाँ और कैसे रखा है, ढूंढता ही रहता है ना। यदि आपके यहाँ ऐसी किराना दुकान है तो आप बहुत नुकसान कर रहे हो अपने समय का। समझ में आ रही बात? उसको सही ढंग से अरेंज करो, सही ढंग से जमाओ। ठीक है, कई बार लगता है ना कि किराना दुकान पे गए, वो भाई ढूंढ ही रहा है ना। तो ऐसा ढूंढने का काम नहीं होना चाहिए। चलो आगे, न्याय और समता का सिद्धांत। चलो फटाफट इसको खत्म करेंगे। न्याय और समता का सिद्धांत, देखो बेटा इसमें बहुत छोटी सी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। बात छोटी सी है पर उसका असर बहुत बड़ा है। यदि मेरे यहाँ सारे स्टूडेंट हैं, मैं किसी भी एक स्टूडेंट को बहुत ही विशेष सुविधा दूं, आ जान दो यार उसको, रुक जाओ, उसके आने के बाद पढ़ लेंगे, राइट। बेटा आ, जब आता है तो मैं बाहर से बोलता हूँ बेटा आ, बेटा इधर आ जा बेटा, है कि नहीं? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? मैं यदि ऐसा करूंगा तो बाकी सब क्या बोलेंगे, वाह यार ये बड़ा हो गया यार, हम छोटे हो गए यार, हम तो सर की नजर में कुछ है ही नहीं, है ना। हीन भावना, हीन भावना समझते हो ना, हीन भावना आएगी कि यार सर तो यार अपने साथ गलत करते हैं, ये लड़का ना जाने क्या है। समझ में आ रही बात? आपको किसी के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं करना है। अपने अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ, आप यदि सीनियर हो, मैनेजर हो, तो आपके नीचे जितने भी जूनियर हैं बेटा, आपको उनमें किसी सबको क्या करना है, समान लेवल पर रखना है। अब दो कर्मचारी हैं, जैसे कि वो लिज्जत पापड़ वाला अपन बात करें, दो लेडीज है वहां पर, क्या कर रही थी, वो पापड़ तोलने का काम कर रही थी। ठीक, मैनेजर एक लेडीज को जो कि उसके रिश्ते में लगती है, उसको क्या दे दिया अधिकार कि हाँ हाँ 10 बजे नहीं तो आ जाना 11 बजे तक। ठीक, और सैलरी भी ज्यादा उस दूसरी लेडीज के मुकाबले। तो उस दूसरी लेडीज को क्या लगेगा कि यार अपन तो बेवकूफ है यार, हाँ है ना। तो क्या पैदा होगा, एक विरोध पैदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो समानता का सिद्धांत है, वो क्या बोल रहा है, समानता, है ना, इक्विटी। इक्विटी ध्यान रखना है ना, इंग्लिश वर्ड। तो इक्विटी का सिद्धांत बोलता है कि आपको सबको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना है मतलब सबको बराबर रखना है, किसी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं देना है या ज्यादा सैलरी नहीं देना है, नहीं तो बाकी के नाराज हो जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, चलिए। प्रबंधकों द्वारा सदैव अपने कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति लगन एवं संस्था के प्रति प्रेम, समर्पण भावना बनाए रखने के लिए, भाई वो कर्मचारी आपकी संस्था के लिए क्या लगन से काम करे, है ना, समर्पण भावना से काम करे, ऐसा करने के लिए वे अनेक, उनके साथ सदैव न्यायोचित, न्यायोचित मतलब न्याय करना है ना, वो उदारता पूर्वक निष्पक्ष व्यवहार करना है। समझ गए होंगे बेटा मेरे ख्याल से, है ना। देखो इसके धनात्मक प्रभाव समझ लो। इसके धनात्मक प्रभाव की वजह इसके है ना अवहेलना के जो नुकसान होंगे वो समझो ज्यादा। कुशल कर्मचारियों का संगठन से विश्वास उठ जाएगा। अच्छे कर्मचारी आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, क्यों? अरे बोले ये तो वो उसके भांजे को ही मैनेजर बनाएगा आगे जाके, अपन कितना ही काम कर लो। बात समझ में आ रही है ना, अपन कितनी मेहनत कर लो, मैनेजर आगे प्रमोशन किसका होगा, उसके भांजे का होगा। रहने बोले यहाँ काम करने से मतलब क्या। समझ में आई बात? कुशल कर्मचारियों में कुशलता में कमी आएगी, वो काम ही नहीं ढंग से करेंगे। ठीक है, कुशल कर्मचारियों के लिए असंतुष्टि का दौर चालू हो जाएगा, वो ढंग से काम करेंगे क्या। अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि होगी, लोग लापरवाही करना चालू कर देंगे। जब अरे कितना ही मेहनत कर लो यार, बॉस तो उसी उसके भांजे की तारीफ करेगा, मतलब क्या, जितना सैलरी दे रहा ना उतना ही काम करो, भाड़ में जाने दो। समझ में आ गई बात? स्थायित्व का सिद्धांत। स्थायित्व का सिद्धांत का मतलब यह है कि
एक व्यक्ति को, स्थायित्व का सिद्धांत का मतलब ये है बेटा कि एक कर्मचारी को आपने यदि क्या करा, नियुक्त करा, नौकरी दी, उसको उतना समय दो कि वो अपने आप को सिद्ध करके बता सके, प्रूफ करके बता सके कि वो काम जानता है, वो काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? आपको इतना समय देना होगा। यदि आप इतना समय नहीं दोगे, ठीक, तो क्या होगा, या तो वो अपना काम बिगाड़ देगा, या फिर आप उसको डांट डपट दोगे और वो क्या करेगा, जॉब छोड़ के चला जाएगा। और ऐसा होता रहा तो आपका लेबर टर्नओवर, मैंने बता चुका हूं ना, लेबर टर्नओवर, आना और जाना बढ़ जाएगा। और यदि आपका लेबर टर्नओवर बढ़ गया बेटा, तो ये समझो कि आप कभी विशिष्टीकरण का फायदा उठा नहीं पाओगे। विशिष्टीकरण का फायदा नहीं उठाएगा, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। हमारे घरों में जब कोई नया मेंबर हमारे घर में आता है, सीधी सी बात है, कोई लेडीज मतलब कि बहू है ना, नई लड़की आती है, तो फैमिली में जरा बात करके देखना, ऐसा कहा जाता है कि भाई साल 6 महीने तो लगते हैं उस लेडीज को इस घर को समझने के लिए, हाँ या ना, कि भैया कौन कैसा खाना खाता है, कौन क्या चाय पीता है, ये सब कुछ उसको समझने के लिए टाइम लगता है, साल 6 महीना तो बोले लगता है। तो अच्छी समझदार लेडीज है क्या करती है, उस लेडीज को जो कि नहीं है उसको उतना समय देती है कि नहीं यार, इतना तो समय लगेगा उसको समझने के लिए, है ना। और यदि ऐसा नहीं करा तो क्या होगा, विरोध होगा, है ना। वो नया व्यक्ति क्या होगा, नाराज हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा कि यार मेरे को तो कोई समझने ही नहीं चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हर जगह होता है, आपको उसको उतना समय देना होगा। जैसे कि जब मैं 11th में पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ अकाउंट के लिए, कि बेटा 10-15 दिन तो तुमको समझने में टाइम लगेगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, है ना। इससे पहले मत सोचना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अपन कहीं नई स्कूल में भी जाते हैं तो 4-5 दिन तो समझने में लग जाता है कि यार किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। तो आपको एक पर्याप्त समय मिलना चाहिए उस काम को सिखाने का, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ कोई नया टीचर रख लूं, ठीक, पहले ही दिन तुम बोल दो अरे सर उसका तो समझ में ही नहीं आ रहा, उनको सर को तो भगाओ, गलत बात है भाई। 5 दिन 1 हफ्ता पढ़ तो सही, अपने आप को उसको साबित तो करने दे कि तेरे को अच्छा पढ़ा सकते हैं, टाइम तो दे भाई। बात समझ में आई, है ना। कोई किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पे, 2-4 वीडियो तो देखो, है ना, तब जाके डिसीजन लो कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, चलो। फ्योल के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी में स्थायित्व होना चाहिए। स्थायित्व मतलब उसको एक जगह उसका काम करने दो, बार बार उसका काम मत बदलो। अरे यार तेरे को कपड़े धोते नहीं आए, एक काम कर अब तू खाना बनाने जा। अरे वो कपड़े धोने तो उसको जरा समझने तो दो, उस काम को टाइम लगेगा उसको समझने में यार। अरे तेरे को खाना बनाते नहीं आए, पहले दिन ही खाना गड़बड़ कर दिया, अब तू ये काम नहीं करेगी, अब तू एक काम कर कपड़े धो, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। समझ में ही बात। स्थायित्व होना आवश्यक है क्योंकि स्थायी कर्मचारी से ही अच्छे एवं दीर्घकालीन परिणामों की आशा की जाती है। बात समझ में आ रही ना। उसको वहां टिकने दो, टिकने दोगे तभी वो अच्छा कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। बार बार उसका काम मत बदलो, बार बार काम बदलोगे तो वो कोई सा भी काम नहीं सीख पाएगा, विशिष्टीकरण का फायदा नहीं मिल पाएगा। क्लियर। धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव जो भी पढ़ लेना। अब इसमें 3 चीजें बच रही हैं, नहीं सिर्फ 2 ही बच रहे हैं, है ना। खत्म करें इसको, चलो। पहल का सिद्धांत, पहल का सिद्धांत का मतलब यह है कि अपने कर्मचारियों के अंदर यह भावना पैदा करो कि यदि कोई उनके अंदर विचार आता है ना, सजेशन, राय देने का, तो वो अधिकारी को खुल के अपना राय दे सके कि साहब देखो यहां पर ऐसा करे ना तो अच्छा हो सकता है, ऐसा करना है। न कि आप क्या करो, हैं तू मुझे सिखाएगा, तेरी सैलरी कितनी है, तेरा पद क्या है, बेटा तू निपट जाएगा अधिकारी। क्लियर बोल रहा हूं मैं। आपको वहां पर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो नीचे का जूनियर व्यक्ति है वो सीनियर से अपनी बात कह सके, यदि उसको कुछ अच्छा आइडिया आया है तो वो बता सके। इस पे यार एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 5 मिनट लूंगा उसको समझना। एक कंपनी में एक कोई सी बॉटल पैक हो रही थी, है ना, बॉटल मतलब
जैसे मान लो कि आपने फ्रूटी देखी, फ्रूटी कागज की, वो कवर रहता है कागज का ही रहता है, हल्का रहता है, राइट। मान लो वो फ्रूटी कंपनी थी, है ना, मैं गारंटी, वो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। तो फ्रूटी पैक होती है उसमें, ठीक, मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई और पता चला कि जैसे कि मान लो कि 50 पैकेट का एक बॉक्स उनका बनता है, 50 फ्रूटी के पैकेट का एक बॉक्स बनता है, तो उस बॉक्स में 2-3 क्या आ जाती है, खाली हो जाती है, खाली पैक हो जाती है, मतलब वो पूरी 50 लाइन से पैक भरा नहीं रही है। और ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि भाई 50 जैसी भराती है तो भाई 15वें या 20वें नंबर की खाली जा रही है, ऐसा भी नहीं, कभी 16वें नंबर की, कभी 20वें नंबर की खाली जा रही है, राइट। अब उससे होता क्या है कि उसको जांचना और उसमें टाइम वेस्ट होगा, और कंपनी वो पैकेट आगे भेज देती है। अब ग्राहक के पास जाती है, वो तो बोलता है यार इसमें तो 3 तो खाली निकली यार, तुम तो बेवकूफ बना रहे हो हमको, हाँ या ना। तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, ठीक है, इंजीनियर को बुलाया, मशीन चेक कराई, तो सारे बड़े इंजीनियरों ने एक ही चीज बोली, बोले साहब ये तो अब ठीक हो नहीं सकती, पूरी मशीन बदलना पड़ेगी, मतलब ये मशीन हो गई बेकार, इसको सुधारना मुमकिन नहीं है। क्या करें, फिर से लाखों करोड़ रुपए का इतना बड़ा मशीन खरीदो, राइट। वहां का मैनेजर बोले ठीक है, मैंने आपकी तो सलाह ले ली। अब वो नीचे गए फैक्ट्री में जहां पर ही काम हो रहा था, वहां एक बुजुर्ग दादा थे, है ना, वो जो मशीन को कर रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने बोला दादा क्या चल रहा है, क्या हालचाल, पहले तो उनसे बातचीत करी। फिर उन्होंने वो दादा के सामने क्या रखी, एक समस्या रखी, वही समस्या कि दादा यार इसका क्या हल करना है यार। तो दादा ने मालूम क्या करा, बोले देखो इसको इससे समझो, यहाँ पर बोर्ड पर देखो क्या हो रहा था कि जैसे ये वो बेल्ट है, उस बेल्ट पे वो बॉक्स चल रहे हैं मशीन किसके, फ्रूटी के पैकेट। तो उन्होंने बोला देखो यहां से फ्रूटी के पैकेट आते हैं, है ना, ठीक है, और यहाँ जाके वो पैक होते हैं। अपन यहाँ एक बड़ा सा पंखा लगा देते हैं, जो खाली होगा यहाँ पर फिल हो रही है, यहाँ पर भरा रही है, जो खाली होगा वो गिर जाएगा, बाकी भरे हुए पैक हो जाएंगे, हाँ या ना, समझ में आया, बच गए लाखों करोड़ों रुपए। इंजीनियरों ने कितना दिमाग लगाया था, लगा दिए थे ना, लाखों करोड़ रुपए लगवा देते वो, और दादा ने एक पंखे से वो बचा लिए। एक खाली हल्का था, पंखे से वो उड़ जाएगा, यदि खाली होगा तो उड़ जाएगा, अपन भरे भरे पैक कर लेंगे। समझ में आई। तो ये सिद्धांत यही बोलता है कि आप अपने घर में, सॉरी मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में ऐसा माहौल रखो कि जूनियर व्यक्ति आपसे अपनी बात या अपने आइडिया शेयर कर सके, क्योंकि हो सकता है वो बहुत काम की चीज दे दे लाखों करोड़ों रुपए आपके बचा दे, है ना। जिस घर में, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं होता है, वो गलत है। बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है गलत ही बोलेगा, आप उसको समझाओ, हाँ, तेरे में अक्ल कितनी है, तो जो मेरे सामने बोल रहा है, वो जरूर भगेगा आगे। हाँ ये सच है, जहां घरों में ज्यादा कड़कपन है, वहीं के बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाइड करने का, क्योंकि वो बच्चा आपके सामने वो बात ही नहीं रख पाया, और आपने उसको मतलब बात ही रख ही नहीं पाया, तो आप उसको समझाओगे क्या, वो कुछ ना कुछ उठपटांग करेगा। चलो, पहल करने का आशय प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारियों को नई नई योजना बनाने व उसे लागू करने के अवसर प्रदान किए जाना चाहिए, इसे इस हेतु इन्हें आवश्यक अधिकार दिए जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेना, मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। सहकारिता का सिद्धांत, इसको इस पे ध्यान रखना, कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव, है ना। सहकारिता, सहकारिता का सीधा सीधा सा मतलब है बेटा, ये नीचे लिख रहा है ना, मैं और हम। आपको वहां का ऐसा माहौल बनाना चाहिए संगठन में कि व्यक्ति है ना, मैं नहीं करूं, मैं कर लूं, ये मैं शब्द को भूल जाए और क्या बोले, हम। जैसे मैच खेलते हैं, यार हमको जीतना है यार, ये मैच तो हमको जीतना ही है, समझ में आ रही बात। उसके अंदर हम वाली भावना आना चाहिए, ना कि मैं वाली, मेरा अच्छा हो जाए नहीं, हम जीत जाए
बात समझ में आ रही है? बस यही सिद्धांत है किसका? सहकारिता का। क्या? मैं के स्थान पर हम। कर्मचारी का ऐसा माहौल पैदा करो कि वो मैं की बजाय क्या बोले, हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे। क्लियर? ये यहाँ पर आपके 14 सिद्धांत कंप्लीट हुए हैं, ये पढ़ लेना। देखो हमसे क्या होता है, टीम भावना से काम करने की प्रेरणा जागृत होती है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो टीम भावना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आप मैच नहीं जीत पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कल टेलर के सिद्धांत। ठीक है, याद रखना बेटा, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, बहुत, है ना, कुछ भी बन सकता है। जैसे कि टीम भावना की प्रेरणा कौन से सिद्धांत से मिलती है, तो वहां 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप बोलोगे सहकारिता सिद्धांत से मिलती है। ठीक, किस सिद्धांत में व्यक्ति को समय देना आवश्यक है उसके काम के लिए, तो आप बोलोगे सिद्धांत स्थायित्व सिद्धांत में के अनुसार एक व्यक्ति को क्या उतना समय देना जरूरी है। इसके ऊपर कह दिया जाएगा कि मान लो एक मिस्टर शर्मा है और एक मिस्टर वर्मा। मिस्टर शर्मा और वर्मा दोनों एक ही पद पर हैं, परंतु वर्मा जी को ज्यादा सैलरी दी जाती है क्योंकि वो मैनेजर के रिश्ते में लगते हैं। तो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन किया है, तो हम बोलेंगे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। समझ में आई बात? आगे समझो फटाफट। क्रमबद्धता का सिद्धांत, एक कर्मचारी अपने आवश्यक चीजों को बार बार उठ के लेने जाता है, कौन से सिद्धांत का उल्लंघन है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर का। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा इसमें क्या बनते हैं, एमसीक्यूज, रिक्त स्थान वगैरह बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे देखेंगे।